यस क्लास, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग। चलिए बात करें प्रीवियस क्लास को हमने कहाँ छोड़ा था। हमने एक टॉपिक पे खत्म किया था जिसका नाम क्या था, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे हमने टॉपिक को क्या किया था, खत्म किया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि टाइप ऑफ कॉस्ट कौन कौन सी होती है। तो हमने कॉस्ट को अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या किया, डिवाइड किया। तो सबसे पहली कैटेगरी मैंने आप लोगों को कौन सी बताई थी, सबसे पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं कॉस्ट के टाइप की बात कर रहा हूं तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में सबसे पहला कौन सा आ गया, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब कॉस्ट को एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड भी करते हैं। और जब अपन कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, तो हमेशा हमें किसके भी आप पे पढ़नी पड़ती है, कॉस्ट को एलिमेंट के अकॉर्डिंग। टाइप तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा बार हमें किसके बारे में बात करनी होती है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करनी होती है। बात क्लियर? एक बात बताइए मुझे, इस पर्टिकुलर एक बैग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। क्या करनी है, इस बैग की क्या करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इस बैग की मैन्युफैक्चरिंग करने में किन किन चीजों का खर्चा आने वाला है बताइए। सबसे पहले एक बच्चे का कहना है सर कपड़ा लेकर के आना। मैं बोल रहा हूं मैं तो लेदर का बैग बनाऊंगा। किसका बैग बनाऊंगा, लेदर का बैग बनाऊंगा। ठीक है, तो अल्टीमेट क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। अल्टीमेट क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलो मटेरियल आ गया। अब मटेरियल के बाद क्या चाहिए, मशीन। मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए, लेबर। मशीन को चलाने के लिए लेबर, जो उसकी प्रॉपर वे में स्टिचिंग भी कर सके और स्टिचिंग के साथ साथ कटिंग पेस्टिंग जो भी करनी हो वो पूरा का पूरा काम कर सके। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेबर। और क्या चाहिए, क्या सारे के सारे बैग एक जैसे होंगे या अलग अलग डिजाइन के भी हो सकते हैं, अलग अलग डिजाइन के भी हो सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं, अगर केवल मैं डिजाइन के रिलेटेड आप लोगों से बात कर रहा हूं, वेट फॉर अ सेकेंड। अगर मैं डिजाइन की बात कर रहा हूं, एक तो डिजाइन भी लगेगी लेकिन साथ साथ में कुछ और भी तो अलग से एक्सपेंसेस भी तो लग सकते हैं ना। मतलब मटेरियल पे तो खर्चा होगा ही होगा, लेबर पे खर्चा होगा। अगर मुझे इसकी डिजाइन अलग से बनवानी है तो डिजाइन के पैसे अलग से देने पड़ेंगे या लेबर उसी में काम कर लेगा। डिजाइन तो आउटसाइडर से बनवा कर लेके आऊंगा। मतलब इसके साथ साथ मेरे ऊपर क्या लगने वाले हैं, एक्सपेंसेस भी लगने वाले हैं। मतलब अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में जानना है तो तीन चीजों के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा। किसके बारे में, एक तो सबसे पहले मटेरियल, उसके बाद लेबर, और सबसे लास्ट में मुझे किसके बारे में जानना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा एक्सपेंसेस के बारे में। राइट मतलब अगर कॉस्ट को एलिमेंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो तीन तरीके की कॉस्ट इंक्लूड होती है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, और साथ में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस लगते हैं उनकी कॉस्ट। और यही कॉस्ट के बेसिक क्या होते हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं। बैग की ही बात कर रहे हैं, बैग के अंदर कौन कौन सा मटेरियल लगता है। सबसे पहले आप लोगों ने बोली कि सर लेदर लगेगी, लेदर के अलावा सर थोड़ा बहुत क्लॉथ भी लगेगा। बैक साइड में क्या लगेगा, क्लॉथ। अच्छा जिप भी लगेगी क्या, राइट और नॉट। लेबर डायरेक्टली है, लेबर बोलेगा जितने भी मेरे से तुम क्या बनाओगे, पर यूनिट बनवाओगे, मैं पर यूनिट का तुमसे क्या लूंगा, चार्ज लूंगा।
डिजाइनर के पास गया, बोला इसकी डिजाइन बना करके देना, तो इसने बोला जितनी भी डिजाइन चाहिए ईच डिजाइन का मैं तुम लोगों से क्या करूंगा, अमाउंट करूंगा चार्ज। मैंने कहा ओके ठीक है। क्या इन तीन चीजों से मेरा पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा क्या, या कुछ और भी खर्चे करने पड़ेंगे? क्या इन तीन चीजों के मिक्सचर से मेरा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, या फिर इसके अंदर मुझे और भी कोई खर्चा करना पड़ेगा? स्टिचिंग करेंगे तो क्या स्टिच करने के लिए धागे की रिक्वायरमेंट नहीं है, थ्रेड की? क्या आप लोगों ने लिखा कहीं पे थ्रेड? नहीं लिखा। मैंने लेबर से पूछा, भैया तूने मुझे बता दिया था लेदर कितनी लगेगी, क्लॉथ कितना लगेगा और जिप कितनी लगेगी एक यूनिट के अंदर, मुझे ये तो बता जब इसकी स्टिचिंग की जाएगी तो स्टिचिंग के अंदर काम में आएगा थ्रेड। क्या काम में आएगा? थ्रेड काम में आएगा। वो कितना लगेगा? वो बता पाने में असमर्थ है। वो हमें बता ही नहीं सकता कि एक बैग की स्टिचिंग के अंदर कितना थ्रेड लगने वाला है। एग्जैक्टली बता सकता है क्या इतनी रील लगेगी या इतनी लगेगी या इतनी? नहीं बता सकता ना। तो वो मुझे क्या बोलेगा, सर एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक पूरा पैक लेकर के आ जाते हैं, उस पैक से जितने भी बैग बन गए, उस पैक से जितने भी बैग बन गए, जब एक रील का डब्बा आता है ना, उस रील के डब्बे के अंदर 20 रील्स आती हैं। कितनी रील्स आती हैं? 20 रील्स। इस पूरी की पूरी 20 रील से सपोज करो कितने बैग बन गए, 100 बैग बने। तो एक बैग के अंदर कितने रुपए की रील लगी कैसे पता लगाओगे? आप बोलोगे 100 डिवाइड बाय 20, 100 डिवाइड बाय 20 या 20 डिवाइड बाय 100? एक बैग में कितनी रील लगी कैसे पता लगाओगे? 20 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.20। मतलब एक रील का कितना पार्ट लगा? 1/5 पार्ट लगा। किसको बनाने में? बैग को बनाने के लिए। है तो ये मटेरियल, लेकिन ये प्रोडक्शन के पहले पता चला या प्रोडक्शन करने के बाद पता लगा कि कितना लगा? प्रोडक्शन करने के बाद पता लगा। लेदर फिक्स है इतनी लगेगी, क्लॉथ फिक्स से इतने लगेंगे, जिप जितने पॉकेट बनाने 4 पॉकेट है तो 4 लग गए। ये तो हमें पहले से ही क्या है, पता है। लेकिन जो इसके अंदर धागा लगने वाला है, थ्रेड जो लगने वाला है, क्या उसका प्रोडक्शन से पहले पता था या प्रोडक्शन के बाद पता लगा? प्रोडक्शन के बाद पता लगा। ऐसे ही क्या लेबर अकेला काम करेगा, या वो अपने अलग अलग सुपरवाइजर्स को या अपने हेल्पर को लेकर के आएगा, उसके साथ काम करवाएगा? अपने अपने हेल्पर को लेकर के आएगा साथ में। तो मैंने बोला आप मुझसे अमाउंट चार्ज तो कर रहे हो, लेकिन मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि जो आपके साथ हेल्पर आ रहा है ना, उस हेल्पर को एक बैग के कितने रुपए दोगे? तो ये लेबर बोलता है भैया मैं क्यों बताऊं, लेबर मेरी, मैं आपको क्यों बताऊं कि लेबर के अंदर कितना अमाउंट मैं उसको दे रहा हूं? नहीं, मेरे को क्या है, पर यूनिट का कैलकुलेशन करना है, मुझे बताओ। बोला देखो इसका पर यूनिट का अमाउंट फिक्स नहीं है, इसको तो मैं पूरे के पूरे महीने के 10,000 रुपए देता हूं। अब आप एक आइडिया लगा लो। मैं क्या आइडिया लगाऊं कि अगर पूरे महीने में 1,000 बैग बन गए तो सामने वाले को पर यूनिट हेल्पर को कितने रुपए मिल जाएंगे? 10 रुपए। अगर 2,000 बैग बन गए तो हर यूनिट के उसको कितने रुपए मिल जाएंगे? 5 रुपए मिल जाएंगे। लॉजिकल चीज है। लेकिन पर यूनिट का पता प्रोडक्शन के पहले लगा या प्रोडक्शन के बाद लगा? प्रोडक्शन के बाद पता लगा। वैसे लेबर से बोला था एक बैग के बनाने के कितने रुपए लेगा, उसने बोला एक बैग को बनाने के मैं तो 100 रुपए लूंगा। प्रोडक्शन के पहले बता दिया या बाद में बताया? प्रोडक्शन के पहले बता दिया था। लेकिन हेल्पर की चेकिंग कितने कब की गई आपसे? जब प्रोडक्शन हो गया उसके बाद। एक्सपेंसेस में जाते हैं। मैंने बैग बनवा के रेडी कर लिया। क्या कर लिया? बैग बनवा करके रेडी कर लिया। अब मैंने बोला इसको सेल करने के लिए जाऊंगा। क्या करने के लिए जाऊंगा? सेल। तो सेल के लिए मैंने पहले बजट बना लिया था 1 लाख रुपए का। कितने का बजट बनाया? 1 लाख का बजट बनाया कि सेल के लिए मैं कितने रुपए का खर्चा करूंगा?
1 लाख रुपए का खर्चा करूंगा। आप बता सकते हो क्या पर यूनिट का खर्चा था या टोटल खर्चा बताया था? टोटल खर्चा पता लगा। अगर मेरे बैग 1,000 बने तो पर यूनिट एडवर्टीजमेंट कितने का हो गया? 100 रुपी का। यही अगर मेरे बैग 5,000 बन जाते तो पर यूनिट का खर्चा कितने रुपए का हो जाता? 20 रुपी का रह जाता ना। अब पर यूनिट का पता पहले लगा या बाद में लगा? बाद में लगा। आप लोग एक चीज को अच्छे से समझना, मटेरियल जो था, कुछ मटेरियल का पता तो पहले लगा और कुछ मटेरियल का पता बाद में लगा। ऐसे ही लेबर के केस में भी पहले तो लेबर की तो पता थी पर यूनिट की, लेकिन किसकी पता नहीं थी? नहीं पता थी ना, हेल्पर की। ऐसे ही डिजाइन के एक्सपेंसेस तो पता थे, लेकिन एडवर्टीजमेंट के पर यूनिट होने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद पर यूनिट का पता लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मटेरियल है, इस मटेरियल को बेटा हम लोग दो कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर बांटते हैं? दो कैटेगरी। पता है क्या कौन कौन सी? एक है, वेट फॉर सेकेंड, सबसे पहले आता है डायरेक्ट, दूसरा आता है इनडायरेक्ट, एक आता है डायरेक्ट और दूसरा कौन सा आता है? इनडायरेक्ट। ऐसे ही लेबर को भी हम लोग कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं? लेबर को भी हम लोग दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है डायरेक्ट, दूसरी कौन सी होती है? इनडायरेक्ट। राइट। ऐसे ही जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट, दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। मतलब एक्सपेंसेस हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे क्या हो, लेबर हो, सबको हम लोग दो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट, दूसरे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। इधर एक बात सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, डायरेक्ट कॉस्ट में, डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, अगर ये समझ में आ गया तो कॉस्ट की काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत जल्दी से, बहुत इजीली क्या हो जाएंगी, पता लग जाएंगी। आगे कहीं पे भी समस्याओं का सब क्या नहीं करना पड़ेगा, सामना नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट कॉस्ट, इट इज easily available for, easily available per unit wise। ये क्या होती है? बहुत इजीली अवेलेबल होती है। किस अकॉर्डिंगली? पर यूनिट वाइज। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट कॉस्ट की, इट इज नॉट अवेलेबल पर यूनिट वाइज इजीली, इट इज अवेलेबल ग्रुप वाइज। ये कैसे अवेलेबल होती है? ग्रुप वाइज। हमने अभी अभी देखा कि ये प्रोडक्शन के बाद होती है और पूरे के पूरे ग्रुप के बिहाफ पे आप क्या कैलकुलेशन करते हो? पर यूनिट का कैलकुलेशन करते हो। दूसरा डिफरेंस, इट इज नोन बिफोर प्रोडक्शन। इसका पता प्रोडक्शन के पहले ही लग जाता है ना, किसके अकॉर्डिंग? पर यूनिट वाइज। इट इज नोन आफ्टर प्रोडक्शन।
इसका पता किसके चलता है? आफ्टर प्रोडक्शन पता लगता है। बात करूं नेक्स्ट, इट इज डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट्स, इट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर। इसका बर्डन प्रोडक्ट के ऊपर डाला जाता है और उसका प्रोडक्ट किसके ऊपर डाला जाता है? कस्टमर के ऊपर डायरेक्टली डाला जाता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में ये डिफरेंस है। बनाने के लिए मैं बहुत बना सकता हूं। इट इज इजी टू मेजरेबल, इट इज नॉट इजीली टू मेजरेबल, इट इज अ बिफोर प्रोडक्शन, इट इज अ आफ्टर प्रोडक्शन, इट इज चार्ज टू द, इट चार्ज ऑन द प्रोडक्ट, इट चार्ज ऑन द कस्टमर। मैं बनाने को बहुत डिफरेंस बना सकता हूं, बट ये तीन मेजर क्या है, डिफरेंस है इनके। ओके, आगे देखिएगा। हो गया ये नोट सभी का? जल्दी से नोट कीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेक अ फास्ट रिप्लाई। देन चलो, अब इधर देखो, वापस आ जाओ एलिमेंट पे। हमने कॉस्ट को कितनी कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? आप एक चीज नोट कर रहे हो, ये थोड़ा स्टेप वाइज भी चला गया। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, एक्सपेंस सबसे अपवर्ड चले गए हैं। इसका एक रीजन है, जब कभी भी आप प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का पता लगाने के लिए जाओगे ना, तो उसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट किसका होगा? मटेरियल का हो। किसका पार्ट होगा? मटेरियल का पार्ट होगा। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इन द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट विच एलिमेंट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो उसके अंदर रिप्लाई आपका क्या आएगा? मटेरियल। ये उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या किया है, रेडी रखा है। चलो ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, डायरेक्ट लेबर भी होती है, इनडायरेक्ट लेबर भी होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो यहां पे एक चीज नोट कीजिएगा, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मिलकर के बनाते हैं टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बनाते हैं? ये सब कुछ मिलकर के बनाते हैं टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम होता है प्राइम कॉस्ट। क्या नाम होता है? प्राइम कॉस्ट। बात आई समझ में कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में केवल ये एक्सपेंसेस नहीं ले रहा हूं, मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गई, लेबर के साथ साथ क्या आ गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ये टोटली कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये होती है टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। क्या नाम होता है? प्राइम कॉस्ट। बात करें सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब मिलकर के बनाते हैं टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट।
कौन सी कॉस्ट बनाते हैं? टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इन टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? इस टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट को जनरली हम लोग जानते हैं ओवरहेड्स के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? ओवरहेड्स के नाम से जाना जाता है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर होने वाले एक्स्ट्रा खर्चे, प्रोडक्शन होने के बाद उसके ऊपर अलग से भी क्या होते हैं? बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। इन ओवरहेड्स को भी हम लोग फर्दर कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इन ओवरहेड्स को भी हम लोग कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? देखिएगा, मैंने कहा इन ओवरहेड्स को भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? सबसे पहली कैटेगरी है फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे। किसके खर्चे? फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे। भाई एक बात बताओ, इस बैग को बनाऊंगा तो इस बैग के अंदर जो स्टिचिंग होगी कहाँ होगी? फैक्ट्री में होगी। तो फैक्ट्री के अंदर ही हेल्पर काम करेगा, फैक्ट्री के अंदर ही मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, फैक्ट्री के अंदर ही इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल जो क्या है, थ्रेड है, उसका भी क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। तो मतलब जो भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चे होने वाले हैं उसके अंदर सबसे बड़ा रोल किसका होने वाला है? फैक्ट्री का। तो ओवरहेड के अंदर सबसे पहले क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सबसे पहले जो खर्चा आता है उसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इस फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर भी 3 खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय को वेजेस दी, सुपरवाइजर को सैलरी दी, फैक्ट्री का सुपरवाइजर होगा, वॉचमैन होगा। तो ये डायरेक्टली चार्ज होंगे प्रोडक्ट के ऊपर या इनडायरेक्ट वे में? इनडायरेक्ट वे में। ऐसे ही जब प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनकर के तैयार हो चुका है, जब प्रोडक्ट कहां बनकर के तैयार हो चुका है? फैक्ट्री में। इसके बाद उसको सेल करने के लिए जाना है, लेकिन उसको सेल करने से पहले मेरे को प्रॉपर क्या चलाना पड़ेगा? मेरा मैनेजमेंट रन करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट की टेक केयर वगैरह के लिए ध्यान रखेगा, कहां कहां प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। उसके लिए मेरा एक डिपार्टमेंट काम करेगा पूरा का पूरा, जिसका नाम होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से डिपार्टमेंट की बात की मैंने आप लोगों से? मैंने बात की आपसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तीसरा, प्रोडक्ट बनकर के तैयार है, प्रोडक्ट बनकर के तैयार है। अब प्रोडक्ट को क्या करना है? मार्केट में सेल करना है। सेल करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सेल्स मैनेजर को अपॉइंट करूंगा, उससे पूछूंगा बता भैया सेल्स के लिए एडवर्टीजमेंट कहां कहां करना है, इस प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए मुझे अलग से क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। तो उन खर्चों को हम लोग लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर। किसके अंदर लिखते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर। तो इस 3 कैटेगरी के अंदर हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं। उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटा। सबसे पहले हमने लिया फैक्ट्री ओवरहेड्स, सबसे पहले हमने क्या लिया? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर हमने बात की ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, लास्ट में हमने किसकी बात की? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये कॉस्ट को मैंने किसके अकॉर्डिंग बांट दिया? एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग बांटा। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली कॉस्ट कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जी नहीं, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट 3 कैटेगरी में बढ़ती है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। इन मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कैसे अवेलेबल होते हैं? पर यूनिट वाइज। कैसे अवेलेबल होते हैं? पर यूनिट वाइज। दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज
या तो बोल लीजिए टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर क्या बोल लीजिए, प्राइम कॉस्ट। सबसे ज्यादा आपको किसका यूज करना पड़ेगा, प्राइम कॉस्ट का। वैसे ही जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उन सभी के टोटल को अपन क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। और उन ओवरहेड्स को हम लोग कितनी कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन ओवरहेड्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले तो आपका आ गया, क्या आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर आपके आ गए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट के अंदर आके आ गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बात क्लियर सभी को? जिसने कॉपी नहीं किया हो तो जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत काम की चीज है ये, आने वाले 10 दिन यही पढ़ना है आपको। 10 दिन नहीं, आगे आने वाले, जब तक कॉस्टिंग का सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक क्या पढ़ना है, इन्हीं से डील करनी है। ये जो एलिमेंट है ना, ये अपने आप में एक चैप्टर है। आपको एक चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, मटेरियल कॉस्टिंग। आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेबर। आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ओवरहेड्स का। कितने चैप्टर हो गए, 4। अब इन सबको कंबाइन कर दिया, तो उनको कंबाइन करके अलग से एक चैप्टर आ जाएगा आपका, किसका, कॉस्ट शीट बनती है इन सबको कंबाइन करके। क्या बनती है, कॉस्ट शीट, टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए। उसके लिए एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है, कौन सा, कॉस्ट शीट नाम से। ये पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये कितने चैप्टर हो गए, मतलब ये जो आपके सामने 5 से 6 चैप्टर आके डील हो गए, 1 2 3 4, और 5वां चैप्टर। इन सभी को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए एक स्टेटमेंट बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट। ये आपके सिलेबस के अंदर है पूरा। 5 चैप्टर तो ये रहे तुम्हारे तुम्हारे सामने, ठीक है। उसके बाद मेथड्स के अंदर कितने चैप्टर लिखवाए थे, 4। 4 मेथड थे, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, एक जॉब, जॉब एंड बैच दोनों साथ में पढ़ते, 4 चैप्टर वो। 5 और 4 9, वो प्रोसेस के पार्ट ही है। कितने हो गए, 9। लास्ट में एक चैप्टर और था, क्या, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में चेक करना, 3 चैप्टर लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटिंग। कितने चैप्टर हो गए, 12। ये है कॉस्टिंग का सिलेबस। सिलेबस की शुरुआत कहां से होती है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये सबसे लास्ट में पढ़े जाते हैं। आप सोचो कि पहला चैप्टर यही स्टार्ट हो जाएगा, पहले पढ़ेंगे कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट के बाद पहले जाएंगे मेथड्स में, टेक्निक्स में, लास्ट में आएंगे इनके ऊपर, ठीक है। प्रोसेस होती है, हर चीज को पढ़ने की क्या होती है, प्रोसेस होती है स्टार्ट का। लेकिन सारे मेथड पढ़ने के बाद हमें कहां आना पड़ेगा, इनके पास आना पड़ेगा, ठीक है। नोट हो गया सभी का? मैंने बोला था कॉस्ट कितने तरीके की, 4 तरीके की, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट वाली कॉस्ट सभी को क्लियर हो गई क्या? एलिमेंट से अकॉर्डिंग पूछेगा, तुम बोलोगे मेटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मेटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर में भी, एक्सपेंसेस में। पहचाने कैसे, जो पर यूनिट वाइज अवेलेबल हो वो तो क्या है, और जो ग्रुप वाइज अवेलेबल हो वो क्या है, इनडायरेक्ट। खत्म, इतना सा कंसेप्ट है। पहला पार्ट खत्म कॉस्ट का। अब अपन बात करते हैं वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। देखा जाए तो कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग, एक्टिविटी बोल लो या वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लो। तो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं कॉस्ट का दूसरा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। ज्यादातर नाम क्या चलता है, एक्टिविटी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, चेंज होने वाला, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेक अ रिप्लाई। यहां तक मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हैं, समझ में आ चुकी हैं, यस और नो? रिप्लाई नहीं आएगा, मुझे पता भी नहीं लगेगा। बात यह है, इतनी सी और छोटी सी, क्या बात है। चलो देखो भाई, मैंने ना सोचा था, क्या सोचा था,
कि 2020 के अंदर मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके मैं 100 यूनिट बनाऊंगा। कितने यूनिट बनाऊंगा? 100। फर्स्ट क्वार्टर में, 2020 की कौन सी क्वार्टर में? फर्स्ट क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर के अंदर सब कुछ सही चला तो मैं बनाऊंगा 300 यूनिट। थर्ड क्वार्टर में मेरे बनेंगे 800 यूनिट। और फोर्थ क्वार्टर में मैं बनाऊंगा 900 यूनिट। मतलब पूरे साल भर में मैंने कितने के बारे में सोचा? कितने यूनिट बनाऊंगा? 2100 यूनिट मैं बनाऊंगा, ये मैंने सोचा। प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के ऊपर मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगी, अलग अलग के एक्सपेंसेस भी होंगे। तो मैंने मार्केट से पता किया कि मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगेगी। बोला एक प्रोडक्ट को बनाने के 60 रुपये देने पड़ेंगे। अब मैं एक बनाऊं या फिर मैं 100 बनाऊं, पर यूनिट के कितने लगेंगे? 60 रुपए। अब मैं 500 बनाना चाहता हूं तो भी पर यूनिट के कितने लगेंगे? 800 बनाना चाहता हूं तो भी कितने लगेंगे? और अगर मैं 900 भी बनाना चाहता हूं तो भी मेरे कितने लगेंगे पर यूनिट के? 60 रुपए लगेंगे। तो मेरे कितने की कॉस्ट लग रही है अगर देखा जाए तो? 100 × 60, 6000। 300 × 60, 18,000। 800 × 60, 900 × 60, 54,000। ठीक है, ये तो होगा ही होगा। फिर मेरे को पता लगा कि जहां पर बैठ करके मुझे बिजनेस करना है, मुझे वहां का क्या पे करना पड़ेगा? रेंट। क्या पे करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। अब मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा तो भी रेंट लगेगा, और काम करूंगा तो भी रेंट लगेगा। डिसाइड हुआ कि मेरा रेंट है एक महीने का 30,000। अब मैं एक यूनिट बनाऊं तो भी रेंट कितना लगेगा? 100 बनाऊंगा तो भी, और 300 बनाऊंगा तो भी, और अगर मैं 800 बनाऊंगा तो भी, और मैं अगर 900 बनाऊंगा तो भी मेरा रेंट कितना लगेगा? 30,000। टोटल रेंट है ना। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, यहाँ पे मेरी कॉस्ट क्या हो रही है? जैसे जैसे मेरे यूनिट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज हो रही है। यूनिट इंक्रीज, कॉस्ट भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बट पर यूनिट क्या है? सेम है। एक तो ये फीचर देखने को मिला। दूसरा फीचर, मेरे यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन मेरी जो ये वाली कॉस्ट है, ये क्या है? नो चेंज। और मैंने एक रिलेशन और निकाला पर यूनिट रेंट का। 30,000 रुपए 100 यूनिट के, तो पर यूनिट के कितने रुपए हुए? 300 यूनिट के भी 30,000, तो पर यूनिट के कितने हो गए? 800 यूनिट का भी रेंज 30,000, तो पर यूनिट का कितना हो गया? देना डिवाइड। 30,000 डिवाइड बाई 800। 3, 37.5। 30,000 में 900 का डिवाइड देना। 33 पॉइंट। यहां पे पर यूनिट सेम था, और यहां पे जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं, पर यूनिट क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट।
और बोल सकता हूं जैसे जैसे यूनिट क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाएगी। कैसे? सपोज करो पहले 900 यूनिट बन रहे थे तो रेंट पर यूनिट का कितना था, 33। अब मैंने यूनिट कितने कर दिए, 800, डिक्रीज हो गए ना। तो ये लेकिन यहाँ पे कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो बेटा ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल तो फिक्स रहे, ऐसी कॉस्ट जिसका टोटल क्या रहे, फिक्स रहे, इंक्रीमेंट हो तो पर यूनिट तो डिक्रीज हो जाए, और अगर पर यूनिट क्या, अगर प्रोडक्शन क्या हो, डिक्रीज हो, तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज, या इसके अपोजिट अगर हो जाती है तो उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, फिर से सुनना, जिसके अंदर टोटल के अंदर तो कोई चेंज ना आए, यूनिट इंक्रीज होंगे तो पर यूनिट क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, और यूनिट डिक्रीज होंगे तो पर यूनिट क्या होगा, इंक्रीमेंट। चेक कर सकते हो 100 से 300 पे आए तो पहले पर यूनिट था 300, पर यूनिट कितना हो गया 100, तो कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो गई। और 900 से 800 पे आए तो कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, हुई ना। तो उस कॉस्ट को हम लोग कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। वहीं पे यहां पे एक चीज नोट करना, पर यूनिट तो क्या है, फिक्स। जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो, क्या टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज, लिखा है ना यहाँ पे। यूनिट इंक्रीज तो साथ में क्या इंक्रीमेंट होगा, कॉस्ट में भी इंक्रीज होगा, और पर यूनिट सेम होगा, तो उस कॉस्ट को हम लोग कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, उस कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मतलब मेरे कहने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब एक्टिविटी की बात आती है ना, तो एक्टिविटी के केस में हम लोग कॉस्ट को तीन कैटेगरी में बांटते हैं, वेरिएबल, फिक्स एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैंने यहाँ पे आपको कौन सी कॉस्ट की कॉस्ट बता दी, एक तो वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी कौन सी बता दी, फिक्स कॉस्ट। नोट करेंगे इसको जल्दी से। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेगा फास्ट रिप्लाई। क्या यहाँ तक मेरी सारी बातें आपको क्लियर? अब देखिएगा, ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर
तीसरी कॉस्ट कौन सी? सेमी वेरिएबल। ऐसी कॉस्ट विच इज अ मिक्सचर ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों से मिलकर के बनी हो, वो कहलाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो कि ना तो टोटल कॉस्ट फिक्स होती है, अगर टोटल कॉस्ट फिक्स हो गई तो कौन सी हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट। ना तो इसकी टोटल कॉस्ट फिक्स होती है और ना ही इसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है? फिक्स। अगर पर यूनिट फिक्स हो जाती तो कौन सी है? वेरिएबल। और अगर टोटल फिक्स हो जाती तो कौन सी होता है? फिक्स कॉस्ट। लेकिन ये दोनों ही क्या नहीं होती है? नहीं होती है। इसके अंदर दोनों ही फीचर इंक्लूडेड होते हैं, तो उस कॉस्ट को हम लोग कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? उस कॉस्ट को बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसकी डिटेलिंग मैं दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।